नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। हरियाणा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 13 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया, जहां सीएम धामी ने जिन चुनावी रैलियों को संबोधित करने का काम किया है, इन 13 विधानसभाओं में से 10 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की प्रत्याशी बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रहे। साथ ही जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री धामी ने 4 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार किया और 4 में से 3 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के प्रत्याशी बड़े मार्जिन से जीत हासिल करने में कामयाब हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में किए गए प्रचार में इन चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीधी हुई है और आपको बताते चले कि रणनीति जो है और स्थानीय मुद्दों की गहरी समझ ने जनता को बीजेपी के पक्ष में वोट देने के लिए प्रेरित किया और सीएम धामी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों में बीजेपी के विकास और शासन के एजेंडे को प्रमुखता से उठाया है, जिससे मतदाताओं में पार्टी के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। सीएम धामी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हुए विकास कार्यों का उल्लेख किया और पार्टी की आगामी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया है। उनका जोर राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर भी रहा, जिससे आम जनता में बीजेपी के प्रति समर्थन जो है और भी बढ़ा है। तो देखिए, चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है, इनका साफ तौर से जो क्रेज है वो लोगों के बीच में देखा गया और बीजेपी प्रत्याशियों की जो जीत मिली है, उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री के कामों को गिनवाया और प्रधानमंत्री के उपलब्धियों को भी उन्होंने श्रेय दिया है। सीएम के प्रचार के चलते बीजेपी को जीत मिलने में आसानी हुई है और धामी ने बीजेपी की आगामी योजनाओं को जनता तक भी पहुंचाया है। देश भर में और उत्तराखंड में भी विपक्ष भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहा है, जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है, कई तरह के झूठी अफवाहें फैलाने का काम कर रहा है। लेकिन ये हरियाणा की जनता, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के साथ लगातार पिछले 1 महीने में तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने शहर की सफाई व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया और वहीं इस निरीक्षण के दौरान डीएम ने कूड़ा उठाना व्यवस्था का भी जायजा लिया है। इस दौरान शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर कई खामियां सामने आने पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। वहीं इस निरीक्षण के दौरान 14 वाहन खड़े पाए गए और इसमें से 4 वाहन जो है वो खराब और 11 वाहन समय पर नहीं निकले थे। ऐसे में डीएम ने अधिकारियों को खराब वाहनों की मरम्मत कराने और संबंधित कंपनियों की आरसी काटने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही निर्धारित समय पर कूड़ा कलेक्शन लिए ना जाने के चलते और वाहनों पर पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए। आपको ये भी जानकारी देते चले कि वर्कशॉप में 18 वाहन निकासी स्थल पर मिले। इसके चलते डीएम ने वाहन के अनुसार पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त वाहन के मूवमेंट के सत्यापन के लिए भी कर्मियों की ड्यूटी जो है वो लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो खबर देहरादून से है, जहां पर डीएम ने शहर में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया है और स्थलीय निरीक्षण अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया है और साथ ही साथ डीएम ने कूड़ा उठाना व्यवस्था जो है उसका भी इस निरीक्षण के दौरान जायजा लिया और डीएम के एक्शन से जो अधिकारियों में खलबली मची हुई है। तो देखिए, खबर देहरादून से है, जहां पर
जिला अधिकारी जो है सविन बंसल शहर की सफाई व्यवस्थाओं का और स्थलीय निरीक्षण उन्होंने किया है। इस निरीक्षण के दौरान डीएम ने कूड़ा उठाना व्यवस्था का भी जायजा लिया है और इस दौरान आपको बताते चले कि सफाई व्यवस्था को लेकर कई खामियां जो हैं वो सामने आने पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया है। और इस निरीक्षण के दौरान 14 वाहन जो है वो खड़े पाए गए और इसमें से 4 वाहन जो है वो खराब और 11 वाहन समय पर नहीं निकले थे। और ऐसे में जो डीएम ने जिला अधिकारी और अधिकारियों को यहाँ पर खराब वाहनों की मरम्मत कराने और संबंधित कंपनियों की आरसी काटने के निर्देश दिए और इसके साथ ही निर्धारित समय पर कूड़ा कलेक्शन के लिए भी जो ना निकलने वाले वाहनों पर भी उन्होंने पेनल्टी लगाई है। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि वर्कशॉप में 18 वाहन जो है वो निकासी स्थल पर मिले और इसके चलते डीएम ने वाहन के अनुसार पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त वाहन के मूवमेंट के सत्यापन के लिए कर्मियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद उत्तराखंड में भी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भरपूर जोश देखने को मिला है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हरियाणा में बहुमत की सरकार बनाने की खुशी में जश्न मनाया। मंत्री ने तमाम कार्यकर्ताओं संग मिलकर आतिशबाजी की और सबका मुंह जो है मीठा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये जीत उन लोगों के लिए आईना है जो ये कहते थे कि मोदी मैजिक खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि मोदी मैजिक जो है आज भी बरकरार है, यही कारण है कि अब पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बनी है। और मंत्री ने आगे कहा कि इस जीत में आरएसएस के कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका है क्योंकि 6000 से अधिक बैठकें संघ ने वहां की। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और मुख्यमंत्री धामी को आभार व्यक्त करता हुआ उन्होंने बताया है और उन्होंने बीजेपी की उपलब्धियों को भी गिनाया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हरियाणा के जो रिजल्ट आए हैं प्रचंड वहाँ पर जीत जो है हासिल हुई है और फिर से नरेंद्र मोदी का जो एक मैजिक है वो देखने को साफ तौर पर मिला हुआ है। वो मैजिक समाप्त हो गया है, उनके लिए आईना है। जो लोग कहते हैं कि मोदी मैजिक समाप्त हो गया है, उनके लिए आईना है। भारतीय जनता पार्टी ने जो पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा के अंदर बनाई है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृहमंत्री अमित शाह जी को, जो राजनीति के चाणक्य हैं जेपी नड्डा जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को, क्योंकि आपने भी काफी प्रचार उत्सव हरियाणा में किया और जहां जहां आपने प्रचार किया उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा। और ये हरियाणा की जीत एक ट्रेलर है। महाराष्ट्र में जीतने वाले हैं, झारखंड में जीतने वाले हैं, केदारनाथ का उपचुनाव हम जीतने वाले हैं और कार्यकर्ताओं के अंदर इतनी ऊर्जा है, इतना जोश है। क्योंकि परसों बारिश हो रही थी, कुछ कार्यकर्ता वहां आ नहीं पाए थे। आज सुबह कार्यकर्ताओं के फोन आए, साहब हम जश्न मनाना चाहते हैं। तो आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम जीत के जश्न को मना रहे हैं। तो देखिए देहरादून से एक खबर है जहां पर गणेश जोशी ने हरियाणा के जीत को लेकर यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिला के उन्होंने कार्यकर्ताओं के मुंह जो है वो मीठे किए। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो प्रचंड जीत जो है हरियाणा में मिली है, ये साफ तौर पर जाहिर करती है कि अभी भी नरेंद्र मोदी का जो मैजिक है वो लगातार यहाँ पर जारी है। आपको बताते चले कि उन्होंने विपक्ष पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि हरियाणा का जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से विपक्ष पर एक करारा जवाब है, जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो मैजिक है वो अब खत्म हो गया है। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर गणेश जोशी जो है कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं का उन्होंने मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया।
और कार्यकर्ताओं संग मिलकर आतिशबाजी की है। जीत में आरएसएस के कार्यकर्ताओं की भी भूमिका जो है वो काफ़ी अहम रही। ये भी गणेश जोशी के द्वारा ये बातें कही गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों सुदर्शन न्यूज़ के विशेष प्रोग्राम बिंदास बोल में डिबेट के दौरान आसिफ हुसैन ने महंत यति नरसिंहानंद पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके संतों का सम्मान करते हुए चैनल के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी ने डिबेट से आसिफ हुसैन को बाहर कर दिया। आसिफ हुसैन द्वारा की गई टिप्पणी से देहरादून में हिंदू समाज आक्रोशित हुआ और देहरादून में डीएम एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर एसपी को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई भी की गई है और यहां पर कार्रवाई की जो है वो मांग की गई थी। अब पुलिस ने जांच करने के बाद आसिफ हुसैन पर मुकदमा दर्ज किया है और हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने कहा कि इस कार्रवाई में से हमारा जो पेट है वो भरा है और मन नहीं भरा, लेकिन मन जब भरेगा जब हर एक हिंदू सनातनी अपने हाथों से आसिफ हुसैन को सजा देगा। तो आसिफ हुसैन पर मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ है। दरअसल महंत यति नरसिंहानंद पर अभद्र टिप्पणी की थी और बिंदास बोल के डिबेट में अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी ने डिबेट से आसिफ हुसैन को बाहर किया था। तो वहीं उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से लैंड जिहाद, लव जिहाद के बाद अब थूक जिहाद के जो कई मामले सामने आ रहे हैं। इन मामलों को देखकर हिंदुवादी संगठन अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है, जहां पर राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह नेगी ने कहा है कि सनातन धर्म आदिकाल से चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। गजवाए हिंद का सपना देखने वालों का सपना कभी साकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों देहरादून के रेलवे स्टेशन पर पथराव की घटना हुई थी। इसमें पुलिस ने दोनों धर्म के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। देहरादून में नान रोटी पर थूकने का मामला जो है वो सामने आया और वहीं मसूरी में चाय में थूकने का मामला जो है वो सामने आया है। लैंड जिहाद, लव जिहाद के तमाम मामले सामने आए हैं और ऐसे में हिंदूवादी संगठन अब चुप नहीं रहेगा और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए आगे आएगा। उन्होंने प्रशासन से भी मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए। तो देखिए, लैंड जिहाद, लव जिहाद के बाद अब ये जो थूक जिहाद का मामला जो है वो सामने आया है और मामले पर हिंदूवादी संगठनों ने यहां पर विरोध जताया। हिंदू संगठन ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और उनके द्वारा ये भी मांगे की गई है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो जल्द की जाए। इस देश में को गजवाए हिंद की तरफ धकेलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी आपने मसूरी में कल का मामला देखा, थूक जिहाद का मामला आया, लैंड जिहाद के मामले मजारों के माध्यम से आप देख रहे हो, जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं और अपने पुलिस थाना बनभूलपुर फूक दिया, ऐसी स्थिति है। अभी रेलवे स्टेशन पर पथराव किया गया, मुकदमे दोनों पक्षों पर किए गए, लेकिन पत्थर लेकर कौन आया इस विषय पर अभी तक किसी के पास कोई उत्तर है नहीं। तो चलिए अब खबरों में बात कर लेते हैं सितारगंज की, जहां सितारगंज राजकीय इंटर कॉलेज में युवा कल्याण विभाग की ओर से 93.60 लाख की लागत से मिनी स्टेडियम जो है इसका निर्माण किया जाएगा। सितारगंज से विधायक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने राजकीय इंटर कॉलेज के परिसर में भूमि पूजन किया। खिलाड़ियों को इसमें एथलेटिक्स ट्रैक और खेल मैदान की सुविधा मिलेगी। मैदान में वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन आदि के खेल जो है वो हो सकेंगे। क्षेत्रीय युवाओं को खेल, स्वास्थ्य और शारीरिक गतिविधियों में सुविधा देने और खेल कूद में प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए मिनी स्टेडियम का यहां पर निर्माण किया जा रहा है। सितारगंज में खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम नहीं होने से युवाओं को खेत खलिहान में क्रिकेट, फुटबॉल आदि खेल खेलते हैं और स्थानीय विधायक जो हैं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के अथक प्रयास के बाद भूमि पूजन किया गया और भूमि पूजन में पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि सितारगंज की बरसों पुरानी मांग
पूरी हो गई है। जल्द ही सितारगंज के युवाओं के लिए मिनी स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे हमारे युवाओं को प्रैक्टिस के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि युवा वर्ग यदि खेल से जुड़ेगा तो वो नशे से भी दूर रहेगा। देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और माननीय खेल मंत्री रेखा आर्या जी का धन्यवाद करता हूँ कि बहुत पुरानी एक पेंडिंग डिमांड थी उत्तराखंड के हमारे सितारगंज के युवाओं की कि यहाँ पर एक मिनी स्टेडियम होना चाहिए। और मैंने कोशिश करी, इस सरकार में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये समस्या रखी है और हमको 1 करोड़ रुपए इस मिनी स्टेडियम के लिए स्वीकृत हुए हैं, जिसमें वॉलीबॉल कोर्ट, रनिंग ट्रैक, चेंजिंग रूम, टॉयलेट, सोलर लाइट्स और हमारे कबड्डी का एक कोर्ट और ये सब चीज़ बनेंगी। युवाओं के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में युवाओं में प्रतिभा है खेलों के लिए, जिस तरीके से उनमें टैलेंट है, लेकिन उनको मंच नहीं मिल पा रहा, उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं अपना टैलेंट दिखाने के लिए। ये एक फैसिलिटी आज सरकार प्रोवाइड कर रही है। तो पहाड़ों की रानी मसूरी में मसूरी पुलिस ने बस्तियों और शहर के बाहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, गेस्ट हाउस, होम स्टे में कार्य करने वाले लोगों को लेकर सत्यापान अभियान शुरू कर दिया है, जिसको लेकर मसूरी पुलिस ने मसूरी के गड्डी खाने और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस फोर्स के साथ लोगों का सत्यापान किया, जिसमें कई होम स्टे के लाइसेंस को रिन्यू नहीं कराया गया है और साथ ही होम स्टे और गेस्ट हाउस में काम करने वाले का भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया था, जिस पर पुलिस ने बिना लाइसेंस रिन्यू के लिए होम स्टे संचालकों के खिलाफ 10,000 रुपये का चालान किया है। वहीं मकान मालिक के साथ होटल में काम करने वाले कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होने पर पुलिस एक्ट की धारा 81 के अंतर्गत चालान किया गया। मसूरी पुलिस ने बताया कि पुलिस मसूरी के सभी क्षेत्र में सत्यापान अभियान चला रही है। आगे कहा कि ऐसे में अगर आपके घर में किराएदार रहते हैं या फिर अपने दुकान पर कर्मचारी रखे हों तो उनका पुलिस सत्यापान जरूर करा लें, नहीं तो आपको चालान भरना पड़ सकता है। बिना सत्यापान के रहने वाले किराएदारों और फेरी वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि उन लोगों का सत्यापान किया जा रहा है जो किसी दूसरी जगह से अस्थायी तौर पर यहाँ रहने या फिर नौकरी करने के लिए आए हुए हैं और बढ़ते अपराधों को रोकने की दिशा में पुलिस ने यह अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी रोजाना घरों में जाकर किराएदारों को और दुकानों में जाकर बाहर से आने वाले कर्मचारियों का सत्यापान चेक कर रहे हैं। यदि किसी मकान मालिक ने अपने किराएदार का सत्यापान नहीं कराया है तो उसका चालान 10,000 रुपये का किया जा रहा है। मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी ने कहा, पुलिस लगातार सत्यापान को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। मसूरी में पहले भी सत्यापान अभियान जो है वो चलाया जा चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नई टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पैदल चलकर शहर के बोराडी मार्केट रेन बसेरा ISBT बस अड्डा का निरीक्षण किया, जहां पर काफी गंदगी पाई गई। इसके चलते व्यापारियों पर चालानी की कार्रवाई की गई। डीएम ने कहा कि हम इसको आगे भी जारी रखेंगे। आगे कहा कि दीपावली का सीजन भी आ रहा है, इसलिए शहर हमारा और साफ सुथरा रहना चाहिए। डीएम ने कहा नगर पालिका की जो कई टीमें हैं वो बनाई जा रही हैं और ये टीमें जगह जगह कचरा, झाड़ियां उठाने, बंद नालियों को खोलने, जगह जगह खुले गड्ढों को भरने का काम करेगी। 1-2 दिन में जल्द ही कार्य के लिए अनुमोदन भी दे दिया जाएगा। तो देखिए, डीएम ने पैदल चलकर बस अड्डों का यहाँ पर निरीक्षण किया है और व्यापारियों पर चालानी की जो है वो कार्रवाई भी डीएम के द्वारा की गई है। नगर पालिका की कई टीमें जो है वो बनाई जा रही हैं। डीएम ने ये जानकारी साझा की। उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द काम शुरू करने के लिए अनुमोदन जो है वो दिया जाएगा। नई टिहरी में विभिन्न मार्केट एरिया जो हैं और ISBT, रैन बसेरा आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया और जहाँ पर काफ़ी गंदगी भी पाई गई है वहाँ पर संबंधित जो व्यापारी थे या फिर जो भी संबंधित जिनके द्वारा वेस्ट फैलाया गया था उन पर चालानी कार्रवाई की गई है और आगे भी इसको हम जारी रखेंगे। प्रयास ये कर रहे हैं कि दिवाली और आगे जो फेस्टिव सीज़न आ रहा है उससे पहले हमारा जो शहर है वो और साफ़ सुथरा नज़र आए।
इसी क्रम में नई नगर पालिका की विभिन्न टीमें भी बनाई जा रही हैं, जो कि जगह जगह जो कचरा है, झाड़ियाँ हैं, नालियाँ हैं जो बंद हैं, उनको साफ़ करेंगे। और इसके साथ ही जो सड़कों में जो गड्ढे हो रखे हैं उनको भी भरने का कार्य 1-2 दिन में शुरू होने वाला है, उसके लिए भी अनुमोदन दे दिया गया। तो चलिए अब खबरों में बात करेंगे पौड़ी गढ़वाल की, जहां पर पौड़ी गढ़वाल के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में आयोजित जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक हुई। जिला कार्यालय के NIC कक्ष में ये बैठक की गई। इस बैठक में समिति के प्रस्तुत किए गए पर्यटन विकास संबंधी 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके बाद जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए। आपको ये भी बताते चले कि पर्यटन विकास समिति की जिला स्तरीय बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि इस साल गंगा पथ यात्रा को फिश एंगलिंग फेस्टिवल के साथ जोड़ा गया है और कड़वा श्रम को उसकी ख्याति के अनुरूप पहचान दिलाने के लिए जिलाधिकारी ने पर्यटन अधिकारी को निर्देश दिए कि राजा भारत की जन्मस्थली करवा श्रम को लेकर बुद्धिजीवियों, इतिहासकारों और शास्त्रियों सहित अन्य स्टेक होल्डर्स की उपस्थिति में गंगा पथ यात्रा की तर्ज पर कोटद्वार में एक सेमिनार का आयोजन करवाया जाएगा, जहां जिलाधिकारी ने जिला पर्यटन अधिकारी को निर्देश दिए कि अगली बैठक के आयोजन से पूर्व जिला मुख्यालय के निकट निर्माणाधीन जॉय ह्यूकल हाउस और सत्यपुली में हट्स और फिशरी सेंट के निर्माण कार्यों को 100% पूरा करें। इसके अलावा बैठक में श्रीनगर में प्रस्तावित वाटर फेस्टिवल की रूपरेखा तैयार करने, विकास खंड कोट के अंतर्गत ग्राम घीड़ी में बने विश्राम और खिरसू के बासा होम स्टे के टेंडरिंग प्रक्रिया को शुरू कराने को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में DFO पौड़ी स्वप्निल अनुरुद्ध, संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक राजचंद्र समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। जिला पर्यटन विकास समिति की जो हमारी बैठक थी उसमें कई सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया। उसमें कुछ चीज़ों को मैंने उनको डायरेक्शंस ये दिए हैं कि श्रीनगर में एक वाटर फेस्टिवल को हमें आगे बढ़ाना है। सिमिलर लाइन पे हमारा भारत के उदय का जो कोटद्वार से संबंध है या ऋषि कानून से संबंधित जो हमारी एक पावन स्थली है, तो उसे एक टूरिज़्म के मैप पे इस्टेब्लिश करने या उसे ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए एक फेस्टिवल किए जाने के लिए मेरे द्वारा डायरेक्शन से DTDO को और मुख्य नगर आयुक्त को दिए गए। परिसंपत्ति का प्रयोग वो करेंगे यही तो इस दाननामे का DGC से परीक्षण होगा कि इस दाननामे को क्या परिवर्तित किया जा सकता है। वो अपनी लास्ट मिनट में विल चेंज करते हैं या उनके पारिवारिक उस पर लाइन पे तो नहीं जाएगा, तो कौन से एस्पेक्ट क्लियर ताकि बाद में डिस्प्यूट में न जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे देश में माता के मंदिरों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तगण मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। माना जाता है कि माता को उनकी पसंद की चीजें अर्पित करने से वो भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और भक्तों पर सदा अपनी कृपा बनाकर रखती हैं। नवरात्रि के पावन पर्व पर पछवा दून के अलग अलग मंदिरों में भक्तगण माता को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर में इन दिनों दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा रहा है और वहीं श्रद्धालु जो हैं वो मंदिर में भजन कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और पछवा दून में कई जो मंदिर है वहां पर भक्तों ने पूजा अर्चना की। मंदिरों में यहां पर भक्त जो है उनकी भीड़ जो है यहां पर दिखाई दी। दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है और साथ ही साथ श्रद्धालु जो है वो विधि विधान से माता का पूजन भी और कीर्तन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए पूरे देश में आज माता का जो रामनवमी है, आखिरी दिन है। आपको बताते चले कि मंदिरों में लगातार भक्तों की जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही है और लगातार सुबह से ही भक्त जो है वो मंदिरों में यहाँ पर कतारों में दिखाई दे रहे हैं। और आपको ये भी बताते चले कि भक्तगण जो है वो दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये माना ये भी जाता है कि अगर आप माता का
विधि विधान से आप पूजा करते हैं तो माँ जो है वो प्रसन्न होती है और आपकी सभी मनोकामना जो है वो पूरी करती है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।